जैसे ही हम अपने फ्लैट पे पहुंचे, अनुष्का बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मेरे दोस्त ने पूरे फ्लैट को वाकई किसी दुल्हन की तरह ही सजाया था। हर तरफ खूबसूरत फूल लगे थे और बेड के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा फूलों का हार बना हुआ था। बस अगर कमरे में कोई तैयार नहीं था, तो वो मेरी दुल्हन थी, जो सादा से कॉटन के सूट में थी। ये सब कुछ देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी और मैं मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने कहा कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं कमरे से बाहर चला गया। मार्केट से खाने के बाद मैं उसके लिए बहुत ही प्यारी नाइटी लेकर आया था, वो भी पिंक कलर की। खाना खाने के बाद मैंने वो नाइटी की पॉलीथीन अनुष्का को पकड़ा दिया। मैंने कहा रात को तैयार हो जाना। ये सुनकर वो कुछ परेशान हो गई थी। कहने लगी अभी दिमागी तौर पर हम किसी ऐसे रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने कहा जो तुम्हें कहा गया है बस वो करो। ये कहकर मैं दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। मैंने अपने दोस्त को कॉल की और उससे कहा कि अपने वाइफ के साथ आ जाए। उसकी वाइफ मेकअप अच्छे से करना जानती थी। मैंने कहा कि भाभी से कहो मेरी वाइफ को ज़रा अच्छे से तैयार कर दें। उसने वाकई में अनुष्का को बहुत अच्छे से तैयार किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है। शादी जल्दी होती या देर से होती, होनी तो मेरे ही साथ थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। मैं नहीं चाहता था कि आज की रात को मैं मिस करूं। इसलिए मैंने बात की शुरुआत की। मैंने कहा कि शायद तुम्हें कोई बात मेरी बुरी लग गई हो और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि तुम किस स्वभाव की हो। शायद मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी थी, लेकिन अच्छा होगा कि तुम वो सब भुला दो। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करें। 7 दिन बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि इन 7 दिनों में हम अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करें। मेरी बात पर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, मेरे तरफ देखा तक नहीं था, बस सामने दीवार की तरफ देखे जा रही थी। आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैंने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें मेरी कोई सी आदत अच्छी नहीं लगती है। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी उस आदत को बदल लूँ। तुम्हें मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? उसने अपना हाथ मेरे हाथ से खींचा और एक चुप्पी थी जो उसके होठों पर छाई हुई थी। मैंने कहा तुम बताती क्यों नहीं हो यार? बताओ क्या बात है? मेरा ये कहना था कि वो रोने लगी। मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं। मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें? फिर कि उसने दूसरा अपना हाथ मेरे हाथ में आगे बढ़ा दिया और फिर खोल दिया। जो कुछ उसके हाथ में था वो देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो एक स्लीपिंग पिल्स की शीशी थी जो खाली थी। मैं अभी ठीक से हैरान भी नहीं हो पा रहा था जब उसकी आंखें बंद होनी शुरू हो गई। मैं तो घबरा कर रह गया था। मुझे इस लड़की से इस तरह की उम्मीद ना थी। मैंने कहा अनुष्का ये क्या है? तब तक वो मेरी बाहों में बेहोश हो गई थी। मैं तो बहुत परेशान हुआ था। मैंने फौरन उसे हिलाना शुरू किया, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे गोद में लिया और फटाफट फ्लैट से बाहर लेकर आया था। लिफ्ट से नीचे उतरा, मुश्किल से अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर उसे लिटाया था और जितनी तेज ड्राइव कर सकता था करके हॉस्पिटल पहुंचा था। डॉक्टर के मुताबिक उसने स्लीपिंग पिल्स की काफ़ी गोली खा ली थी। उसकी हालत खराब थी, लेकिन डॉक्टर कोई भी उम्मीद नहीं दे रहे थे। मैं अपना सर पकड़े बैठा था। ऐसा तो हमारे बीच कुछ भी नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठाती। मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं सोच सोचकर परेशान था कि इसने ये कदम उठाया तो क्यों उठाया। इसलिए कि मैं उससे कुछ दिनों के लिए समय नहीं दिया। लेकिन ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी। मैं उसे सॉरी भी कह चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा कदम ये लड़की क्यों उठा सकती है। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। 2 घंटे मेरी जान ऐसी थी जैसे सूली पर लटकी हो। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर ये कहा कि अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर पूछ रहे थे कि आपकी वाइफ ने शादी की रात में ही मेडिसिन क्यों खाई। मैं क्या बताता, मैं खुद हर बात से अनजान था। मैंने पूछा वो होश में आ गई है? वो कहने लगे अभी नहीं, अभी होश में नहीं है, लेकिन कुछ देर में आ जाएंगी। वो तो मेरा दोस्त था जो इस सारी बातों को संभाल लिया था, लेकिन मेरा दोस्त भी मुझे शक भरी नज़रों से देख रहा था। कहने लगा क्या बात है, क्या तुम्हारी वाइफ की मर्जी से शादी नहीं हुई है?
मैंने कहा मुझे क्या पता यार, मैं कुछ नहीं जानता। वो कहने लगा कि मेरी मिसेज भी मुझसे बता रही थी कि जब उसे तैयार कर रही थी वो बार बार रोए जा रही थी, और जब उससे रोने की वजह पूछी तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। मेरी वाइफ भी यही कह रही थी कि कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर कहने लगी आलोक भाई का नेचर तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता यार, होश में आए तब तो पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या बात है, क्या मैं इतना बुरा हूँ जिस वजह से तुमने अपना इतना बड़ा कदम उठाया? अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता था तो तुमने रिश्ते से मना क्यों नहीं किया? अब भी वो चुप थी, क्यों जवाब नहीं दे रही थी। मैंने कहा अनुष्का कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? वो कहने लगी आप सुन नहीं सकेंगे, इतना हौसला नहीं है आप में, काश कि मैं मर जाती। मैंने कहा ऐसा भी क्या हुआ तुम्हें जो तुम ऐसे बातें कर रही हो, मौत का चुनाव कर रही हो? उसने पहली बार पंखे से नज़र हटाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी मुझे आपसे प्यार नहीं है और ना ही नफरत है, कुछ भी नहीं है। मुझे दिल में आपके लिए कोई भी फीलिंग्स ही नहीं है और शायद कभी हो भी नहीं सकती। मैंने कहा तुम कैसी बातें कर रही हो? वो रोने लगी, कहने लगी मुझे अभी तलाक दे दो। अनुष्का प्लीज होश में आओ, मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसे क्या जवाब दूं। मैं इसे सख्ती से बात भी नहीं कर सकता था कि कहीं दोबारा से कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना कर बैठे। मैंने कहा ठीक है सोचता हूँ, लेकिन तुम फिलहाल टेंशन मत लो। वो कहने लगी सोचना नहीं है, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। ये कहते हुए वो सिसकियों से रोने लगी। मैं कुर्सी से उठकर उसके बेड पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा देखकर उस पर तरस आ रहा था। अगले दिन उसकी छुट्टी हो गई थी। मैं उसे लेकर घर आया। कमरे की सारी सजावट मैंने हटवा दी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैंने उसे सीधा लिटाया, उसे जूस पिलाया। जूस पीते हुए वो मुझे देख रही थी। मेरी बात पर उसकी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। मैं समझ गया था कि वो किसी और से प्यार करती है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। तुम रोना बंद करो और अपने शरीर का ध्यान रखो। 7 दिन बाद मैंने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन दिल में एक अजीब सी वजह घर कर बैठी थी। अगर वो किसी और को पसंद करती थी तो मैंने तो मंगने के बाद भी उसे कई बार उससे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, तो मुझे बता सकती थी, मुझसे कह सकती थी वो किसी और से प्यार करती है। मैं वहीं से पीछे हट जाता। मुलाकात भी की उससे, तब भी तो कुछ नहीं बोली, बस मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती थी। काश एक बार कह देती कि मैं उसकी ज़िंदगी से निकल जाता। मंगनी का टूट जाना शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन शादी का टूट जाना बहुत बड़ी बात होती। मैं जब ऑफिस से आया तो वो किचन में थी। मैं तुरंत किचन में आ गया। वो खाना बना रही थी। मैंने कहा कि तुम क्या कर रही हो, छोड़ो ये सब। वो कहने लगी अब मैं ठीक हूँ, खाना बना सकती हूँ। मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अभी तक तुम्हारी मेडिसिन चल रही है, खाना मैं लेकर आया हूँ। वो कहने लगी मैं बना चुकी हूँ। फिलहाल मैं उसका हाथ पकड़कर किचन से बाहर ले आया। वो कहने लगी बेड पर लेटी लेटी तंग आ चुकी हूँ, इसलिए सोचा कि खाना बना लो। मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए फ्रेश जूस लेकर आया था। मैंने वो जग में डाला और गिलास भी लाकर टेबल पर रख दी। मैंने कहा पहले ये ख़त्म करो। जूस पीते हुए मुझसे कहने लगी आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने कहा किस बात पर? वो कहने लगी यही कि मैं आपसे डाइवोर्स मांग रही हूँ, किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने कहा नहीं, गुस्सा नहीं, लेकिन बुरा बहुत लगा है। मैंने मंगने के बाद भी तुमसे बात करने की कोशिश की थी। अगर ऐसा कुछ था तो तुम मुझे बता सकती थी, मुझसे कह देती कि तुम और किसी और से प्यार करती हो, उसको पसंद करती हो। मैंने खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाता। तुमने मुझसे यह सब बात क्यों छिपाया? तुमने मुझे तब क्यों नहीं कुछ कहा? फिर जब तुम विनय की शादी में आई थी तब भी तुम कुछ कुछ कह सकती थी। मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझसे क्यों घबराती हो, तब भी तुमने मुझसे सच नहीं कहा। मुझे लगा शर्म है, लेकिन फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तुम्हें अंदाजा है कि जब ये बात तुम्हारे घर वाले या मेरे घर वालों को पता चलेगी कि तुमने ये कदम उठाया तो क्या बवाल होगा? लोग क्या क्या सवाल करेंगे? तुमने ये नहीं सोचा? वो नज़रें चुराने लगी। मैंने कहा अच्छा चलो ये बताओ कौन है वो? मेरे सवाल पर वो थोड़ा सा नर्वस होना शुरू कर दी थी। मैंने कहा हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बेफिक्र रहो।
मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम्हें डांटूंगा भी नहीं। बस मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ कौन है वो। उससे और उसको पता है कि तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है? मेरा मतलब है तुम्हें अपना लेगा? वो अपनी उंगलियां चटकाने लगी, कहने लगी हाँ, अपना लेगा। कहने लगी आप मुझे बस वापस इंडिया भेज दीजिए और उसके बाद मुझे डिवोर्स दे दीजिएगा। मैंने कहा तुमने बताया नहीं कि वो कौन है, पड़ोसी है या फिर तुम्हारा कोई क्लासमेट है? कौन है वो, मैं जानना चाहता हूँ। वो कहने लगी मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने कहा देखो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए, मुझे सब कुछ बताओ। तो वो कहने लगी मेरे दोस्त का भाई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, करता क्या है? तो वो कहने लगी मैं नहीं जानती। मैंने कहा उसके बारे में तुम क्या जानती हो? वो कहने लगी बस यही, मुझे अच्छा लगता है और वो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, बस इतना ही। मैंने कहा उसका रिश्ता क्यों नहीं मांगा? वो कहने लगी बेरोजगार था। मैंने कहा कोई फोटो है तुम्हारे पास उसकी? पता नहीं, वो नजरें चुरा रही थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हारे उससे दोस्ती और मोहब्बत किस हद तक थी? इस सवाल पर उसने अचानक मेरी तरफ देखा था। कहने लगी क्या मतलब किस हद तक थी? मैंने कहा आजकल के लड़के प्यार के नाम पर बहुत कुछ कर जाते हैं। मेरा ये कहना ही था कि उसके चेहरे पर पसीना चमकने लगा। एक बदहवासी उस पर सवार होने लगी, उसके होंठ कपकपाने लगे, वो थर थर कांपने लगी। मैं तो उसकी हालात देखकर परेशान हो गया था। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? मुझे लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं है। उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे झकझोर कर रख दिया। कहने लगी दूर रहो मुझसे, भगवान के लिए मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाना। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। अजीब पागलपन था जो उस पर सवार हो गया था। मैं तो बहुत घबरा कर रह गया था कि उससे हो क्या रहा है। वो पागलों की तरह मुझे झकझोर रही थी, मुझे धक्के देने लगी, सामने पड़े शीशे की टेबल पर रखी हर चीज को उठा उठाकर जमीन पर फेंकने लगी। ये सब कुछ हैंडल कैसे करूं? उसके होंठ बिल्कुल नीले पड़ने लगे थे, रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी बेहोश हो जाएगी। लेकिन अगले पल जो कुछ उसने किया, उससे मेरे होश उड़कर रह गए। वो उन्हीं पर चलने लगी थी, चलते हुए मेरे पास आई और कहने लगी मुझे छूना मत, भगवान के लिए मुझे छूना मत, हाथ मत लगाना। ये कहते कहते मेरी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, फौरन कमरे में लेकर उसे बेड पर लिटाया। उसके चेहरे को साफ दिख रहा था, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। बाहर शायद कुछ भी और पता नहीं चल पा रही थी। मैं करूं तो क्या करूं, समझ नहीं पा रहा था। वो लड़की मेरे लिए बिल्कुल एक पहेली बनती जा रही थी। उस लड़के ने इसके साथ कुछ तो गलत किया था, कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था। मेरे दिमाग की नसें दर्द करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सब कुछ कैसे संभालूंगा। उसके पास आ गया, उसके चेहरे पर ठंडे पानी की छींटे मारी तो वो होश में आई थी। मुझे सिर्फ देखने लगी, फिर कमरे की तरफ अनजान। वो तो ऐसे थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो सब कुछ भूल चुकी थी। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। मैंने कहा क्या हो जाता है तुम्हें? पता नहीं, कहने लगी मुझे कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ, मेरे पैर में चोट कैसे लग गई। मैं उसे छोड़कर कमरे से बाहर जाकर सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। समझ नहीं पा रहा था कि परेशानी क्या है। फिर लगा कि शायद मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक दिन मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसके सवाल जवाब शुरू किए। वो बहुत ही घबरा गई थी, मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे कोई जवाब नहीं देना। लेकिन मैं उसे एक मेडिसिन दे चुका था जिससे वो धीरे धीरे बेहोशी में जा चुकी थी। फिर जो सवाल वो पूछता जा रहा था उसका जवाब देती जा रही थी। जवाब क्या था? एक दुख भरी दास्तान थी जो मेरे कानों में चुभ रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो कुछ इसके साथ हुआ था, सब कुछ जानने के बाद मैं ऐसे बैठा था जैसे कि मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। वो डॉक्टर मेरी शक्ल देखने लगा, फिर एक गहरी सी सांस ली। उन्होंने कहा कि क्या आप ये सब जानते थे? मैंने कहा नहीं, मुझे हर बात से अनजान रखा गया। वो कहने लगा अब आपका रिएक्शन क्या होगा? मैंने कहा मैं खुद नहीं जानता। वो कहने लगा कि ऐसी लड़कियों के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, इन्हें एक नॉर्मल लाइफ की तरह लाना एक बहुत बड़ी परीक्षा बन जाती है। मैं चुप था, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। दुख तो मुझे भी इस बात की थी कि ये बात सबने मुझसे छुपाई क्यों, और शायद अपने आप से भी,
जो उसके माँ बाप पर भरोसा नहीं था। असल में अनुष्का जब 11 साल की थी तो अक्सर बाहर खेलने के लिए जाती थी। उनकी मोहल्ले में एक किराने की दुकान थी जो कि दोपहर में खुली रहती थी। अक्सर उसकी माँ उसे वहाँ सामान लेने के लिए भेज देती थी। अनुष्का से उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और वो भी उस दुकानदार से टॉफियों की लालच में दोस्ती कर बैठी थी। दुकान के अंदर बैठ जाती थी। अब वो कहता था कि जब तक चॉकलेट खा रही हो मेरी दुकान पर बैठी रहो, मुझसे बातें करती रहो। अनुष्का उससे बातें करती रहती थी, लेकिन बुरा अनुष्का को उस टाइम लगा जब उस लड़के ने उसे अपनी गोद में बिठाना शुरू कर दिया। उसे गोद में बिठाकर उसके साथ गलत हरकत करने शुरू कर दी। वो बच्ची थी इसलिए घबरा जाती थी, बार बार गोद से उतरने की जिद करती थी। वो कहता था कि मैं तुम्हें चिप्स दूंगा, चॉकलेट दूंगा, चीज़ों की लालच देने लगा। कहने लगा कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, मैंने काला कुत्ता पाल रखा है। जो भी मेरी बात अपनी मम्मी को जाकर बताता है वो काला कुत्ता उसे रात में आकर काट लेता है। अनुष्का उसकी बात सुनकर डर गई थी, इसलिए अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहती थी। जब गर्मियों की दोपहर शुरू हुई और गलियां और सड़कें सुनसान होने लगी, अक्सर वो कोई चीज़ लेने जाती तो लड़का यही हरकत करने लगा। वो रोने लगती, बार बार कहती मुझे आपका छूना पसंद नहीं है, प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाओ। एक बार उसने दुकान का शटर गिरा दिया और मेरे आंखों पे रुमाल बांध दिया और फिर 11 साल की उम्र में उसके साथ ज्यादती की गई थी। उस लड़के ने उसे डराया था, धमकाया था और कहने लगा कि अपनी माँ से कुछ भी मत कहना, काला कुत्ता तुम्हें आकर काट लेगा। वो डरी सहमी अपने घर पहुंची थी। शायद उसने घर पर किसी और को कुछ नहीं बताया था, लेकिन इसके बाद उसने घर से निकलना छोड़ दिया था। उसे मर्दों से डर लगने लगा था। जब किसी लड़के को देखती थी तो चीखने चिल्लाने लगती थी। उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी कि उसे परेशानी क्या है, इसके साथ हुआ क्या है। उन्होंने बस इसके बाद इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहरहाल उन्हें लगा कि शायद किसी भूत प्रेत का चक्कर है। दोपहर में वो बाहर जाती थी इसलिए किसी भूत प्रेत का साया हो गया है। उन्होंने किसी बाबा को बुलाकर झाड़ फूंक करवाई, गले में माला पहना दिया। धीरे धीरे वो चुप रहने लगी। वो काले कुत्ते का डर उसके अंदर घर कर गया था। यही वजह थी कि वो लड़कों को देखकर घबरा जाती थी। जैसे जैसे समय गुजरने लगा ये हादसे उसके दिमाग से गहरा होते चले जा रहे थे। वो सबके सामने कम जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी। जैसे ही अनुष्का को होश आया तो मैं उसे अपने घर ले आया। शायद वो ये भी जान चुकी थी कि मैं उसका सच जान चुका हूँ, इसलिए वो चुप चुप से रहने लगी। मैंने अपना व्यवहार उसके साथ अच्छा ही रखा था। अंकल की बेटी थी और अब वो मेरी पत्नी भी थी और फिर पीड़िता भी थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए यही सोचा कि जो होना था हो गया। अगर मैंने भी ओछापन दिखाया तो फिर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी जो ऐसी लड़कियों को अपनाने का हौसला रखते हैं और अपना दिल बड़ा रखते हैं। बहुत प्यार से मैंने उसके साथ अपना व्यवहार रखा था। वो मुझे हैरानी से देखती रही, कहती थी आप मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं, आपको मुझसे नफरत नहीं होती, मुझसे घिन नहीं आती। मैंने कहा मुझे तुम पर उससे प्यार आता है। मैंने कहा कि अनुष्का अगर तुम परमिशन दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के बहने वाले आंसुओं को अपने पलकों पर उठाना चाहता हूँ, लेकिन भगवान कसम जब तक तुम अनुमति नहीं दोगी तब तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, चाहे सालों गुजर जाए, तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। और रह गई तलाक देने की बात, तो इस शब्दों को अपने दिमाग से निकाल दो। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। 7-8 महीने लगे थे उसे नॉर्मल होने में और इस सब में सबसे बड़ा हाथ मेरा था। एक बार जब मैं ऑफिस से घर आया तो वो मेरे लिए अच्छी खासी तैयार थी। वह मेरी लाई हुई नाइटी पहनी हुई थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया, कुछ शर्माई शर्माई सी थी। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा आज सूरज कहाँ से निकला है? तो वो मुस्कुराने लगी। आलोक, मैं खुश रहना चाहती हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? मैंने कहा लो जी, जान से दूंगा। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो खुद मेरे गले आकर लग गई। कहने लगी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उससे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कहा तुम हो ही इतनी अच्छी और मासूम, ऐसे हो कि जिस पर दिल भर कर प्यार किया जाए। पहली बार जैसे मैं उसके पास आने लगा वो बहुत घबरा रही थी, डर रही थी, लेकिन मेरी प्यार भरी बातों ने उसका डर खत्म करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पता ही नहीं कब चला कि हमारी ज़िंदगी में एक नॉर्मल डगर पर चलने लगी। लेकिन एक बार मैंने महसूस की थी कि मुझे ऊपर अपनी जान न्यौछावर करती थी। कहती थी कि मेरा बस चले,
तो भगवान के बाद मैं आपकी पूजा करूं। दोस्तों, अब हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल स्टोरी विद पीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।